Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's continue our second chapter of economics book, People as Resources. Students, in previous video we already discussed about introduction of chapter, what is human capital formation and what is human capital and what is economic and non-economic activities and what is the sectors of activities. Okay, in this video we continue our next topic of this chapter, and topic is the role of एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो आपको बताया था टू इन्हेंस नॉलेज, स्किल्स एंड इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द ह्यूमन इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमंस में, अपने मानव संसाधन में एजुकेशन के मीडियम से, एजुकेशन की हेल्प से, हेल्थ फैसिलिटीज़ की हेल्प से जब हम उनमें स्किल्स को, नॉलेज को, उनकी कैपेसिटी को, इफ़िशियंसी को डेवलप करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ओके, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे एजुकेशन रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का अपना रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो हम लोगों को पहले से ज़्यादा अधिक नॉलेजेबल, स्किलफुल और एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, देखिए लिखा भी है मैंने इसलिए यहाँ पर, एजुकेशन मेक्स मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट टू ह्यूमन विच इनहेंस द नेशनल income as well as society also. Education improves cultural richness and efficiency of governance. यानी एजुकेशन हमें पहले से ज़्यादा स्किलफुल, एफिशिएंट बनाती है, ह्यूमन को ज़्यादा स्किल यानी नॉलेजेबल और एफिशिएंट बनाती है, जो हमारी नेशनल इनकम यानी देश की इनकम, किसी भी देश में जितने नागरिक हैं और वो नागरिक जितनी भी इनकम रिसीव करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम को अगर हम जोड़ दें तो जो भी टोटल मिलेगा, जो भी हमें सम टोटल मिलेगा, वो सम टोटल क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। ओके स्टूडेंट, यानी किसी भी कंट्री के सभी सिविलियंस की, सभी नागरिकों की इनकम का टोटल क्या कहलाता है? उस देश की नेशनल इनकम कहलाता है। ओके, तो एजुकेशन क्या करती है? ह्यूमन को, मानव को, लोगों को पहले से ज़्यादा स्किल्ड और एफिशिएंट बनाती है, जो हमारे देश की नेशनल इनकम यानी नागरिकों की इनकम को पहले से ज़्यादा इन्हेंस करती है, इंक्रीज़ करती है, उसे बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में स्किल का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी की का कल्चरल डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा गवर्निंग बॉडी है, वो भी ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाता है। ओके, साथ ही साथ आप जानते हैं आप सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि एक अच्छा जॉब मिल सके, एक अच्छी इनकम का सोर्स मिल सके। तो एजुकेशन हमारा इस पर्पस में भी हेल्प करती है, यानी एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़।
यानी हमारे पास जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या इनकम जनरेशन के से रिलेटेड हो, यानी आय को प्राप्त करने के लिए रिलेटेड हो, वो सारी की सारी एजुकेशन क्या करती है, उन सभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर यूज़ हमें प्रोवाइड कराती है। ओके, यानी अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारे आसपास जितनी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं हम उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ के यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो एजुकेशन क्या करती है, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी के यूज़ को बेटर बनाती है। साथ ही साथ एजुकेशन इज एंड इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ अर्निंग्स, यानी एजुकेशन क्या है, हमारी अर्निंग्स का, हमारी इनकम का एक बहुत महत्वपूर्ण डिटर्मिनेटर है, निर्धारक है। मीन्स हमारी एजुकेशन जितनी कम होगी हमारी इनकम का निर्धारण हम उतनी ही कम इनकम अर्निंग्स प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी एजुकेशन हमारी ज़्यादा होगी, हम जितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हमारी अर्निंग का सोर्स उतना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एजुकेशन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप देखते होंगे कि जिन फैमिलीज़ में आज भी लोगों की ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ट्रेडिशनल मीन्स पुरानी विचारधारा है, पुरानी सोच रखते हैं कि जैसे वुमेन्स को या गर्ल्स को पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको कोई जॉब नहीं करनी है, इनको कोई अपॉर्चुनिटी यूज़ नहीं करनी है। जो लोग आज भी ऐसी सोच रखते हैं, आप देखते होंगे कि उस फैमिली की जो वुमेन्स होंगी, जो गर्ल्स होंगी, उनको उनके अंदर जो नॉलेज होगी, जो स्किल होंगे, वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको एजुकेटेड नहीं किया जाता, इसीलिए एज़ कंपेयर टू मेल उन फीमेल्स में स्किल्स और नॉलेज कम होती हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन में वो कहीं काम करने जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, तो एज़ कंपेयर टू मेल उनको बहुत कम पे किया जाता है, उनकी सैलरी, उनको दिया जाने वाला पेमेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इन फीमेल्स की, इन वुमेन्स की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही लो एजुकेशन और लो स्किल होता है। और किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत पुरानी है, ओल्ड थिंकिंग के हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग के हैं, उनकी वजह से वुमेन्स या गर्ल्स या फीमेल्स में एजुकेशन और स्किल कम होने की वजह से एज़ कंपेयर टू मेल उनको कम पेमेंट दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रोल क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन आप देखते होंगे आज लोगों की थिंकिंग बदल रही है, तो गर्ल्स को, फीमेल्स को भी उसी तरह एजुकेटेड किया जा रहा है जिस तरह मेल्स को एजुकेटेड किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर्स में जो वुमेन की सैलरी है वो बिल्कुल मेंस के बराबर होती है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि आज लोगों की ट्रेडिशनल थिंकिंग ख़त्म हो चुकी है, लगभग ख़त्म हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में वुमेन्स को भी एजुकेटेड किया जा रहा है, उनमें भी स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, और इसीलिए उनका जो पेमेंट है वो मेल के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का रोल समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर में है रोल ऑफ हेल्थ इन कैपिटल फॉर्मेशन,
यानी कैपिटल फॉर्मेशन में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते होंगे। अगर कोई भी पर्सन अनफिट है, कोई भी पर्सन डिसेबल है, तो एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन वो उतनी इफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। यानी एक जितना काम एक हेल्दी पर्सन, जितना काम एक हेल्दी पर्सन कर सकता है, उतना काम एक जो बीमार पर्सन है, अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी है या डिसेबल है, कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, तो ये अनहेल्दी पर्सन या डिसेबल पर्सन एक हेल्दी पर्सन के लिए या हेल्दी पर्सन के बराबर काम नहीं कर सकता। इसीलिए जो हेल्थ है, हेल्थ पर्सन को रियलाइज कराती है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, यानी उसमें क्षमता कितनी है, एंड एबिलिटी टू फाइट विद इलनेस। यानी जो हेल्थ है, किसी भी पर्सन की हेल्थ उसे ये रियलाइज करा देती है कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, साथ ही साथ वो बीमारियों के साथ कितना लड़ सकता है। जो पर्सन जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उसकी पोटेंशियल यानी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी और वो बीमारियों के साथ ही उतना ज़्यादा लड़ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट वर्क इफिशिएंटली एज कंपेयर टू हेल्दी पर्सन। इसीलिए जो एक अनहेल्दी पर्सन है वो एक हेल्दी पर्सन की इस तरह एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए जो हेल्थ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के दौर में लगभग जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड में, उन सभी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो अपने कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जो पीपल है वहाँ के, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ही केयरफुल है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वहाँ के लोग, वहाँ की पीपल, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहे, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स, ह्यूमन कैपिटल मौजूद रहे, वो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी समझ गए होंगे, क्लियर है। अब देखिए इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, बेरोजगारी किसे कहेंगे। ठीक है, जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग हैं, ठीक है, आपके पास अभी नो जॉब, कोई जॉब नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है आपके पास, या हम एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं जो डिसेबल है, ठीक है, डिसेबल है, या हम एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। कैसा है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कोई सेंटीमेंट इन्वॉल्व नहीं है, किसी के लिए स्पेशल नहीं बोला जा रहा, जस्ट मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी, ठीक है, आपकी बात कर रहा हूँ, तो आप अभी स्टडी कर रहे हैं इसलिए आपके पास कोई जॉब नहीं है। या हम बात करें एक डिसेबल पर्सन की जो फिजिकली वीक हैं, फिजिकली फिट नहीं हैं, या हम बात उस पर्सन की करते हैं जो मेंटली डिसेबल है या मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो ना तो डिसेबल जो पर्सन है उनके पास भी नो जॉब, जैसे आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक उसी तरह से उनके पास भी कोई जॉब नहीं होगी। या जो मेंटल
या मेंटल डिस्टर्ब पर्सन की हमने बात की, इनके पास भी कोई जॉब नहीं होगी, इनके पास भी कोई जॉब नहीं होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप जॉब करना अभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक डिसेबल पर्सन है, वो बेचारा फिजिकली वीक है, फिजिकली फिट नहीं है काम करने के लिए, इसलिए वो काम कर ही नहीं सकता, इसलिए उसके पास जॉब नहीं है। या जो मेंटल डिस्टर्ब्ड पर्सन है, उनके पास भी काम करने की क्षमता नहीं है, वो भी काम नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग जॉब करने के लिए रेडी नहीं हैं, जो लोग जॉब करने के लिए रेडी नहीं हैं और उनके पास इसीलिए कोई जॉब नहीं है क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं हैं, तो ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही काम करने के एबल नहीं है, काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ध्यान रखिए, हम उसी पर्सन को अनएम्प्लॉयड कहते हैं जो काम करने के एबल है, एबल टू वर्क है, साथ ही साथ काम करने के एबल तो है ही है, साथ ही वो काम करना भी चाहता है। कुछ पर्सन आपको सोसाइटी में ऐसे मिलेंगे जो एबल टू वर्क हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, जैसे बेगर्स। आपने देखे होंगे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बेगरी करता है, वो चाहे तो कहीं भी जाके काम करके कुछ पैसे अर्न कर सकता है लेकिन नहीं करता, तो आप उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू जॉब। अगर वो काम करना चाहे तो कहीं भी जॉब उसे मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, ऐसा पर्सन जो काम करने योग्य है, एबल टू वर्क है और काम करना चाहता भी है, बिलिंगनेस टू वर्क है, फिर भी अगर उसे जॉब नहीं मिलती, ही कैन नॉट फाइंड जॉब, देन इट इज या ही इज कंसीडर एज अनएम्प्लॉयड पर्सन। ओके, अगर काम करने योग्य नहीं है, काम करना नहीं चाहता, इसलिए उसके पास जॉब नहीं है, तो हम उसे क्या अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कब कहेंगे? जब वो काम करने के एबल है, काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम करने को नहीं मिल रहा, तभी वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड होगा, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन में, अ पर्सन हु एबल टू वर्क, यानी जो काम करने योग्य है, अ पर्सन हु विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहता है, एट गोइंग प्राइस, यानी मार्केट में उसमें जो भी प्राइस चल रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी 200 रुपये प्रतिदिन, 200 रुपीज़ पर डे वेज रेट चल रहा है मार्केट में। आप कहीं भी काम करने जाते हैं, कोई भी पर्सन के यहाँ काम करते हैं, आपको 200 रुपये मिलेगा और आप उस 200 रुपये पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ गोइंग प्राइस का मतलब यही है कि मार्केट में जो भी एक दिन का काम करने का पेमेंट मिल रहा है वही क्या होता है? गोइंग प्राइस होता है, ठीक है। तो एट गोइंग प्राइस, बट ही, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा एक लाइन मिसिंग हो गई है, उसको आप बढ़ा लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अ पर्सन हु एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट गोइंग प्राइस, बट यहीं पे ऐड करना, बट ही कैन नॉट फाइंड द जॉब। आप यहाँ पर ये लिख लीजिए, कैन नॉट फाइंड द जॉब, ठीक है। ही इज, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देना, ही इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? अ पर्सन
हु एबल टू वर्क यानी कोई भी पर्सन जो काम करने योग्य है, एंड ही विलिंग टू वर्क और वो काम करना चाहता है, एट गोइंग प्राइस यानी जो मजदूरी है उस मजदूरी पर, बट ही कैन नॉट फाइंड द जॉब, ही इज नोन एज अनएम्प्लॉयड पर्सन। ओके। और एबल टू वर्क क्या है? एबल टू वर्क के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले किस पर्सन को हम एबल टू वर्क कहेंगे? अ पर्सन हु इज हेल्दी। जो पर्सन हेल्दी है यानी वो एबल टू वर्क होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या डिसेबल हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते तो वो एबल टू वर्क नहीं होंगे। दूसरा, ऐसे पर्सन जिनकी एज बिटवीन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स है, यानी जिनकी एज 15 से लेकर 59 साल के बीच में है, 59 ईयर्स के बीच में है, वही एबल टू वर्क होंगे। ऐसे पर्सन जिनकी एज 15 से कम है यानी लेस देन 15 है, या फिर एबव 59 है यानी 60 साल से ज़्यादा है, 59 से ज़्यादा है, तो ऐसे पर्सन जो लेस देन 15 है और अबव 59 हैं, अगर इनको भी जॉब नहीं मिलता तो ये भी अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि ये काम करने के योग्य नहीं माने जाते। इसीलिए ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज 15 से ज़्यादा है और 59 से कम है, उनको वर्किंग और वर्कफोर्स पॉपुलेशन माना जाता है। वर्किंग पॉपुलेशन यानी इसी एज के बीच की जनसंख्या पॉपुलेशन काम करने के योग्य मानी जाती है। ओके। तो एबल टू वर्क के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई, परफेक्ट हेल्दी होना चाहिए और एज उसकी इस ग्रुप के बीच होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का क्या सीन है, क्या दृश्य है? तो इंडिया में जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। कितने? दो तरह की। एक रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा अर्बन एरियाज यानी नगरीय क्षेत्र में। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, जबकि नगरीय यानी अर्बन एरिया में बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं और उसके अलग अलग कॉजेज हैं। ठीक है। तो जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक रूरल एरियाज, दूसरा अर्बन एरियाज। ओके। तो हम दोनों एरियाज़ की अनएम्प्लॉयमेंट को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो स्टूडेंट्स, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पाई जाती है वो मेनली दो तरह की पाई जाती है। एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही पता चल रहा है कि मौसम, किसी एक विशेष मौसम में बेरोजगार जो हो जाएं, यानी एक किसी विशेष समय पर जब पर्सन को जॉब नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर लेबर, जैसे अभी क्या है, धान की खेती लगने वाली है, धान से पहले गेहूं की खेती काटी गई थी, गेहूं की फसल को काटा गया था। तो जब गेहूं की फसल को काट लिया गया उसके बाद धान की फसल की जब रुपाई की गई, इसके बीच में लगभग स्टूडेंट 30 डेज टू 40 डेज का एक गैप होता है, और इस टाइम पर एग्रीकल्चर में कोई जॉब नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीकल्चर लेबर है, यानी ऐसी लेबर है, ऐसे पर्सन है जो एग्रीकल्चर में कृषि में काम करते हैं, इस समय में उन्हें कोई जॉब नहीं मिला।
और जैसे ही धान की रोपाई शुरू होगी इनको जॉब दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद फिर से जब धान की फसल को लगा दिया जाएगा, उसके बाद धान की जब तक कटाई शुरू नहीं होती उसके बीच में कभी इन एग्रीकल्चर लेबर्स को कभी जॉब मिलेगा और कभी जॉब नहीं मिलेगा। तो एक ही साल में आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर लेबर है इन्हें कभी जॉब मिलता है, कभी कुछ मंथ के लिए जॉब करते हैं, कुछ मंथ के लिए जॉब नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ देखी जाती है, एग्रीकल्चरल लेबर्स में देखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, उसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसे स्टूडेंट्स छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई मीन्स जो दिखती नहीं है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को, ऐसी बेरोजगारी को स्टूडेंट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। स्टूडेंट इस टाइप की भी बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है। ये जो सीजनल था वो एग्रीकल्चर लेबरर में देखने को मिलता था, और जबकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, क्या होता है, आप इसे बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक फार्मर का एक खेत है, एक फील्ड है, उसका एक प्लॉट है, पीस ऑफ लैंड है, इसमें 5 लोग, 5 पर्सन, ठीक है, इसमें 5 पर्सन आराम से काम कर सकते हैं। जितना भी इस प्लॉट में, इस खेत में काम है उसको 5 पर्सन कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि इस कोई भी फैमिली के पास जो प्लॉट है, जो खेत है, वो अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ, जितनी फैमिली के मेंबर हैं वो सब मिलकर, वो 10 हैं तो 10, 12 हैं तो 12, 8 हैं तो 8, सब मिलकर इसी खेत में काम करते रहते हैं। तो लगता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो इस खेत में सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि इस खेत में केवल कितने पर्सन की नीड है, 5 पर्सन की नीड है, जबकि हमें काम करते कितने दिखाई दे रहे हैं, 10 पर्सन इसमें हमें काम करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीड कितने की है, 5 की, और दिखाई कितने दे रहे हैं, 10। इसका मतलब केवल 5 ही पर्सन ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। 5 पर्सन इसमें कैसे हैं, ये बेवजह काम कर रहे हैं, इनको इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि ये हमें केवल एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन 10 में से 5 पर्सन को किसी दूसरी जॉब में लगा दें तो भी कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना 10 पर्सन मिलके कर रहे थे, उतना ही प्रोडक्शन 5 पर्सन करते रहेंगे। इसका मतलब ये जो 5 हमने निकाल दिए, ये इस खेत में इनकी कोई भी नीड नहीं थी। इसका मतलब ये 5 कैसे थे, इस खेत में अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या था, ये दिखाई कैसे दे रहे थे, काम करते दिखाई दे रहे थे, यानी जॉब करते दिखाई दे रहे थे। तो स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन जब हमें कोई पर्सन काम करता तो दिखाई दे लेकिन एक्चुअल में उसकी वहाँ पर नीड नहीं हो, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी है, व्हेन द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, कोई भी पर्सन जब हमें एम्प्लॉयड दिखता है बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नोन एज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। ओके, तो समझ गए होंगे दोनों
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अर्बन एरियाज में। तो अर्बन यानी नगरीय क्षेत्रों में जनरली आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा वो होगा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षित बेरोजगारी। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, अ पर्सन हु आर एजुकेटेड बट ही कैन नॉट फाइंड द जॉब, इट इज नोन एज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी और वो काम भी करना चाहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट तभी होगा जब वो काम करना चाहता हो, काम करने के योग्य भी हो। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, अ पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड एबल टू वर्क and willing to work but he cannot find the job, it is known as educational unemployment, यानी वो शिक्षित बेरोजगार माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इन सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रीवियस वीडियोस का एक ओवरव्यू कीजिए, एक बार आप कंप्लीट चैप्टर को बुक से पढ़िए, अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएं तो आप इन्हें ग्रुप पर भेजिए, ताकि मैं चेक करूं कि आपने सही आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं, और अगर आपने कहीं भी कोई मिस्टेक की है तो मैं उसे करेक्ट करूंगा। साथ ही आप इस वीडियो को देखकर नोट्स भी बनाइए, और नोट्स बनाकर वो भी आप चेक कराइए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप जो आपको होम असाइनमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट करिए और चेक कराइए। ओके, थैंक यू।